आई एम नेहाल अहमद, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर से 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, और हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था जैसे लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी हमने ये पढ़ा था, और रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा था। ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सबका रेडियस ऑफ गायरेशन हमने पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम बेसिकली देखिए, आपको शायद पता है कि लीनियर मोमेंटम पढ़ने से पहले एक मास की तरफ जाते हैं। मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम मैटर का क्वांटिटी बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। उसी तरह लीनियर मोमेंटम उसको बोलते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है। खैर, आप ज्यादा क्या जानते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और हमें पता है चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एल क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एल वेक्टर नहीं, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर। ये हम जानते हैं, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? डायरेक्शन वही होगा लीनियर मोमेंटम का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। खैर, इस पे हम ज्यादा जाते नहीं हैं। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? तो बेसिकली देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये बेसिकली हम लोग रोटेटिंग बॉडी के लिए यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक्सिस पे डिपेंड करता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एक मास m है, ओके, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पे कोई ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r वेक्टर है। ठीक है, क्या है? r वेक्टर है। और v वेक्टर और हमारा पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, कौन सा? अबाउट अ पॉइंट O, ठीक है, इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर हम लीनियर मोमेंटम और अगर हम पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम हम बोल देते हैं। तो हम फॉर्मूला पाएंगे, अगर ये जो हमने लिखा है इसको हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है ना। यही होगा ना, यही तो डेफिनेशन है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओके, and what is the direction of position vector? This one. Okay na. Okay, and what is the angle between them? Angle is what? Here this is the r vector and this is the p vector, and this angle theta, and theta is what? Theta is the angle between the position vector and linear momentum. Okay, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू क्या होता है? mb होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे P इक्वल टू mb होता है। तो देखिए, जैसे हमारा L क्या है? L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर।
ये होता है, तो हम क्या करेंगे इसको आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एम को कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दिस इज द एल वेक्टर। ओके, समझ में आया इतना। अब मैं इसको चाहता हूं कि इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, ओके तो इसको क्या करूंगा, एल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर एम वी साइन थीटा, ठीक है, या एम आर वी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड पी वेक्टर, या ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड वी वेक्टर। ओके ना, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एल वेक्टर क्या लिखा है, जो हमने बताया, एल वेक्टर मॉड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम बी साइन थीटा। आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। एंड थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड पी वेक्टर या वी वेक्टर। इतना समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, पहले इसका रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ डायरेक्शन समझ लेते हैं। ओके, डायरेक्शन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि सपोज कीजिए, आप सपोज करो ये हमारा एक्सिस है, ओके दिस इज कॉल्ड एक्सिस, और ये हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट करेगा तो हमें पता है कि बहुत सारे मास है, यहाँ m1 है, m2 है, m3 है, बहुत सारे पार्टिकल है, और हमें यह भी पता है कि अगर ये रिजिड बॉडी एंगुलर स्पीड से मूव करता है तो हर एक पार्टिकल भी एंगुलर स्पीड से मूव करेगा, मूव नहीं, रोटेट करेगा, ये तो आपको पता है अच्छे से। ओके ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं ये करूंगा कि ये पता लगाऊंगा कि चूंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो सारे पार्टिकल जो सर्कुलेट हो रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है, देखिए जैसे हमारा क्या है कि अगर एक पार्टिकल की बात कर, मान लो हम m1 मास पार्टिकल की अगर बात करते हैं, जैसे हमारा ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसी की बात कर लूं m1 पार्टिकल की बात कर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा मास m1 है, यहाँ पे मास m1 है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना। ओके, और ये हमारा क्या है, आर है, ठीक है। अब यहां इस तरफ क्या है, हमारा वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये हमारा क्या है, हमेशा याद रखना कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेल होता है, जहां से ये घूम रहा है वो हमारा हेड होता है, ठीक है ना। तो किसका, आर वेक्टर का। तो इसको हम क्या करें, एक्सटेंड करेंगे। जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बिटवीन द v एंड r वेक्टर के बीच में एंगल बन जाएगा, यानी हमारा ये एंगल थीटा है, और ये थीटा कितना हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पे समझ में आ रहा है। यानी हमारा r वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और v वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। अब हमें पता है कि राइट हैंड थंब रूल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे फिंगर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम फिंगर लेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एम इंटू आर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हम ये ऐसे फिंगर को रखेंगे और इसको क्या करेंगे, हम ऐसे घुमा देंगे, यानी वी वेक्टर की तरफ घुमा देंगे। तो ये जो हम का जो डायरेक्शन मिलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये जो हमारा m3 मास पार्टिकल है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा,
तो उसका कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, कहाँ ध्यान रखिएगा, कहाँ आ रहा है, बाहर इस तरफ आ रहा है, कहाँ किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। अब देखिए ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं M3 की, ठीक है ना। अब ये M3 जो है हमारा मास M3 जो है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसका वेलोसिटी V3 है ना। ये R3 मान लो इसको, ठीक है, R3 मान लो, R3 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब मैं फिर करूंगा, ये हमारा क्या है, दिस इज द हेड एंड दिस इज टेल, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा बाहर की तरफ, ठीक है। जब एक्सटेंड करूंगा तो ये हमारा R3 वेक्टर हो जाएगा, ये V3 वेक्टर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारा R3 वेक्टर, एंड सेकंड वेक्टर क्या है, V3 है। अब मैं क्या करूंगा, देखो R3 के डायरेक्शन में हम चारों फिंगर को रखूंगा और मैं V3 के डायरेक्शन में उसको, इस फिंगर को कर्ल करूंगा, तो ये जो डायरेक्शन जो आएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी थंब का डायरेक्शन क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम देगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि सारे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम को जो डायरेक्शन है वो सेम है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका देख लो, जैसे हम ये अगर एक मास M1 पार्टिकल है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, M1 पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे घुमा लेंगे तो इधर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसको ऐसे करूंगा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, भले ही एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि आर जो है वो डिफरेंट है एक्सिस से, समझ में आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि हमारा ये मास M1 है जो इस एक्सिस से R1 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या करेगा, हमारा सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह अगर हम बात करें, इसकी बात करें M2 मास का जिसका वेलोसिटी V2 है, तो वो भी क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। उसी तरह हमारा M3 मास है, वो भी क्या करेगा, हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, समझ में आ रहा चीजें, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी एज शोन फिगर। यानी हम ये कह रहा है कि ये जो रिजिड बॉडी है, ये ओ पॉइंट जो जहां पर लाई कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल हैविंग M1 M2 M3 एंड Mn, यानी इस रिजिड बॉडी के पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे M1 पार्टिकल्स है, M2 पार्टिकल्स है, M3 पार्टिकल। यानी कहने का मतलब ये है कि रिजिड बॉडी जो है वो M1 मास, M2 मास, M3 मास से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। ओके ओके, अब ये बताइए मुझे एक चीज बताइएगा कि यहां पे R वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहां कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा याद रखना कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो पोजीशन वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। आपको देखने से भी लग रहा है, क्योंकि देखिए जो वेलोसिटी होता है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और जो R वेक्टर है वो क्या है, एक सेंटर से आता है, यानी एक प्रकार से नॉर्मल की तरह काम करता है ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं ना इस चीज को। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूं एंगुलर मोमेंटम की, अगर ये हमारा R वेक्टर है, हम एक जनरलाइज वे में कर रहे हैं, ये हमारा वेलोसिटी V है। चलिए अच्छा से बना देता हूं डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए जनरलाइज वे में बना देता हूं इसको। देखिए जैसे ये हमारा एक बढ़िया सा सुंदर सा सर्कल है, ठीक है। अगर एक मास M यहां पे है, ठीक है, इसका वेलोसिटी V है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो L वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू R क्रॉस V वेक्टर, ये हो सकता है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, M V
आर साइन थीटा मॉड में। अब थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं एम वी आर साइन 90। तो क्या हो जाएगा हमारा एम वी आर। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें और चीज हम ऐड कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये बॉडी जो है एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा आर, तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो m v इक्वल टू ओमेगा आर इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा हमारा m ओमेगा आर स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मास m1 के लिए है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 है तो क्या हो जाएगा m ओमेगा r1 का स्क्वायर। उसी तरह मास m2 के लिए क्या हो जाएगा, अगर पोजीशन वेक्टर r2 है तो क्या हो जाएगा m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर। उसी तरह m3 के लिए क्या हो जाएगा m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर। उसी तरह mn के लिए क्या हो जाएगा mn ओमेगा rn का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। ओके देखिए ध्यान से देखिएगा भाई साहब देखिए, तो L1 हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने उसको ओमेगा के फॉर्म में चेंज नहीं किया हूं, तो क्या हो जाएगा m1 r1 v1। जब ओमेगा के फॉर्म में चेंज करूंगा तो इसको यहां पे लिख लेंगे यहां पे ऐसे, यहां पे क्या लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहां वही चीज मैंने लिखा है v1 क्या होगा r1 ओमेगा, v2 क्या होगा r2 ओमेगा, v3 क्या होगा r3 ओमेगा, vn क्या होगा rn ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना। अब L2 क्या होगा m1 r2, m1 नहीं होगा यहाँ पे m2 होगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, m2 r2 v2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा m2 यहाँ भी होगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा m3 r3 v3। ओके यहाँ भी यहाँ m3 होगा m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा। उसी तरह ln क्या हो जाएगा mn rn vn, तो mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा रोटेटिंग बॉडी का, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सारे पार्टिकल का क्या एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है क्या। तो हमें पता है कि सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है ना। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जब सेम है तो उसको हम जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे दो वेक्टर है एक ए वेक्टर है एक वी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता है कि आर वेक्टर है। ठीक है ना। तो हम जैसे देखो दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक वी वेक्टर है कि नहीं। अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन मान लो यहां पे ए वेक्टर है ये वी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये वी वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मॉड में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो यहां पे लिख देंगे cos 0 होगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। यानी हमने सिंपली क्या किया दोनों को जोड़ दिया। तो इसलिए यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे सब एंगुलर मोमेंटम को जोड़ देंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम है। समझ में आ रहा है, अरे बोलिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए हमने क्या किया है, देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस चीज को आगे हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम इस चीज को कि ये क्या हमारा L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू डॉट 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 प्लस Ln। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने क्या लिखा था m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर ओमेगा, ये लिखा था ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन क्या है हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा हमने कॉमन निकाले यहाँ पे
और क्या बचेगा हमारा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है? तो यहां पे मैंने लिखा है टॉर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस। इसका कहने क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे हिंज कर दिया। ठीक है ना, तो क्या किया? हिंज कर दिया ताकि वो ऐसे रोटेट कर पाए। अब मैं क्या करता हूं कि ऐसे फोर्स लगाता हूं। ठीक है, यहां से जो एंगल मान लो ये थीटा है। ठीक है, क्लियर? तो हम यहां पे फोर्स जब लगाएंगे एफ फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हमारा इधर होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। तो यहां पे क्या बनेगा हमारा एफ साइन थीटा, इधर क्या होगा हमारा एफ कॉस थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसको कौन घुमाएगा, कौन घुमा सकता है? तो इसको एफ साइन थीटा फोर्स ही घुमा सकता है, एफ कॉस थीटा कभी भी घुमा नहीं सकता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक दरवाजा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इस दरवाजे, जो हमारा दरवाजा है यहां पे हिंज हुआ है, ये ऐसे घूमेगा, लेकिन यहां घुमाने वाला कौन होगा? वो ये फोर्स होगा जो इस दरवाजे के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। और हम जब ऐसे खींचेंगे तो क्या दरवाजा घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि टॉर्क बेसिकली क्या है? फोर्स का मेजरमेंट है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है। और एक चीज और समझ में आ गया कि जो फोर्स होना चाहिए वो हमारा पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यानी देखो ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है ना, हम कहां से निकाले? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो हमारा फोर्स जो लग रहा है वो हमारा पोजीशन वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके टॉर्क हमें मिलेगा, नहीं तो टॉर्क हमें नहीं मिलेगा। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो फोर्स जैसे एफ कॉस थीटा है, ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो वो टॉर्क डेवलप नहीं करेगा। और टॉर्क भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक किसको बोलेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी, स्टैटिक कहने का मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो और ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ओमेगा कांस्टेंट कहने का मतलब ये हो सकता है कि ओमेगा भी 0 हो सकता है या ओमेगा का वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कोई हमारा बॉडी रुका हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक दरवाजा है, बंद दरवाजा है। अब बंद दरवाजा पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या वो दरवाजा घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर उस फोर्स की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो वहां पे हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी होगा वो तो 0 है, यानी रेस्ट में है, तो वो हमारा कौन सा टॉर्क देगा? स्टैटिक टॉर्क देगा। और एक कंडीशन और भी हो सकता है, जैसे पंखा जो है एकदम कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? पंखा जो है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसमें फोर्स तो लग रहा है ना। ठीक है ना, तो वहां कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा वो हमारा स्टैटिक टॉर्क होगा। अब सवाल उठता है कि
डायनेमिक टॉर्क किसको बोलेंगे? डायनेमिक टॉर्क इसको बोलेंगे जिसमें हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, यानी वो बॉडी घूमना स्टार्ट करे, यानी किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना स्टार्ट करे, उसका ओमेगा वेरी करे, तब उसको हम लोग डायनेमिक टॉर्क बोलेंगे। तो यहां पे बेसिकली हम जो भी टॉर्क की बात करेंगे वो हम डायनेमिक टॉर्क की बात करेंगे, हम स्टैटिक टॉर्क की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टैटिक टॉर्क क्या होता है? जिसका अल्फा 0 होता है। और डायनेमिक टॉर्क किसको बोलते हैं? जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे जो टॉर्क दे रहा है, यहां पे कौन सा टॉर्क हम मान रहे हैं? यहां पे जितना भी टॉर्क मानेंगे वो डायनेमिक टॉर्क होगा। तो यहां पे एफ साइन थीटा के वजह से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा है कि टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्सेस दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस। यानी इफ टॉर्क क्या है? हमारा एफ साइन थीटा का मेजरमेंट है जो इसके वजह से हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। समझ में आएगा टॉर्क का डेफिनेशन? है ना? अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करने लगी, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर टॉर्क लग रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? अब एक चीज और समझ लो, जब कोई बॉडी रोटेट करती है, जैसे बॉडी कोई रोटेट करती है तो दो तरीके से रोटेट करती है, और उसके अंदर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, यानी हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो उस पर दो फोर्स आते हैं। कौन कौन सा? लीनियर फोर्स आता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है ये टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है ना? जैसे ओके, तो जो बॉडी रोटेट करती है, ओके, ऐसे रोटेट करती है, दो तरह के फोर्स हमें देखने को मिलता है, एक टेंजेंशियल फोर्स, एक सेंटर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताइए, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बता रखा है कि जो भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता हो, उसके वजह से टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क सिर्फ आएगा टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगा। इसके वजह से टॉर्क जो आएगा वो सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगा, क्योंकि हमारा ये आर वेक्टर है, ये हमारा क्या है? आर वेक्टर है, आर वेक्टर होगा ना, और ये आर वेक्टर जो है टेंजेंशियल फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि टॉर्क तभी डेवलप होगा जब आर वेक्टर और एफ वेक्टर जो होगा, यानी फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। या तो हो सकता है कि एफ आर के परपेंडिकुलर हो, या आर वेक्टर एफ के परपेंडिकुलर हो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अब पढ़ते हैं टॉर्क। तो यहां पे देखिए क्या होता है, मैंने क्या बताया, तो टॉर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, अब हमने बताया है कि हमारा आर जो है एफ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या एफ आर के परपेंडिकुलर होगा, तब हमें टॉर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हमारा एफ साइन थीटा हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहां पे सपोज दैट कि यहां एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है ना? तो ये हमारा एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब जब एफ थीटा है तो ये बताओ इसको घुमाएगा कौन? अगर यहां से मैंने हिंज किया है तो कौन सा फोर्स घुमाएगा? कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा? तो देखो इसके दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आपको देखने को यह मिल रहा है कि एफ साइन थीटा ही इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा, एफ कॉस से घुमा ही नहीं पाएगा। देखो आप खुद देखो, ऐसे अब इसको हम ऐसे खींचूंगा तो क्या ये घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा ना। तो एफ कॉस्टा ये टॉर्क डेवलप नहीं करेगा, कौन करेगा? एफ साइन थीटा टॉर्क को डेवलप करेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एफ परपेंडिकुलर फोर्स और आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना? ओके, इतना समझ में आया?
चलिए टॉर्क क्या है हमारा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, आर वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर, और आर वेक्टर एफ वेक्टर क्या है फोर्स है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके इतना समझ में आया अच्छे से, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, है ना, तो मिटा देता हूं। ओके देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ओके ओके देखिए अब हमने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है, ये तो पक्की बात है ना। तो हमें ये मैंने ये भी बता दिया कि जब सर्कुलर मोशन होगा तो दो फोर्स लीनियर फोर्स देखने को मिलेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। यहां पे क्या होगा, अगर ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, तो ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है अगर हम इसकी बात करें किसकी, M1 की बात करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो हमारा क्या है, टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, जो कि क्या हो रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आया इतना अच्छा से, ठीक है। अब Ft क्या है, Ft इज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है अब Ft मतलब टेंजेंशियल फोर्स, अब हमें ये लिख सकते हैं Ft इक्वल टू MAT, ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब बताओ यहां पे AT के जगह पे M इक्वल टू, ये क्या AT इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू R अल्फा होता है, ये होता है कि नहीं, तो यहां क्या लिख सकते हैं MR अल्फा, इतना लिख देंगे, इसमें किसी डाउट है क्या, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर, यानी फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप खुद बताइए कि हमारा टेंजेंशियल फोर्स ऐसे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे और आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है। इसका मतलब हमारा टॉर्क इक्वल टू क्या है, हमारा टॉर्क इक्वल टू हमने क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ, ये लिखा था ना, ये लिखा था। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लेंगे तो क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा। अब आर और एफ आपस में क्या है, 90 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एफ लिख देंगे। यानी हमें टॉर्क क्या मिलने वाला है, आर एफ मिलने वाला है। यहां एफ क्या है हमारा, टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है ना, ओके समझ में आ रहा अच्छे से। तो हमें समझ में आ गया कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, आसान है ना बहुत, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे टॉर्क लिखेंगे कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर इंटू एफ टी, है ना। एफ टी हमने क्या लिखा, आर, एफ टी हमने क्या लिखा है, एम आर अल्फा, यानी क्या हमने लिखा, एम आर स्क्वायर अल्फा लिख दिया। टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो बताइए अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखता हूं टॉर्क, इस पॉइंट या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट लिखता हूं टॉर्क, तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, जो मैंने यहां पे लिखा है m r स्क्वायर अल्फा। जैसे यहां पे F21 पर देख लेता हूं, टेंजेंशियल फोर्स ऑफ द पार्टिकल 1 क्या होगा, MAT1 हो जाएगा, MAT होता है, और AT की जगह क्या लिखा, R अल्फा। अब चूंकि ये फर्स्ट पार्टिकल है, अब फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है एक्सिस से, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, M1 R1 अल्फा। उसी तरह FT2 क्या हो जाएगा, M2 AT2 हो जाएगा इक्वल टू M2 R2 अल्फा। उसी तरह FTN क्या हो जाएगा, MN ATN MN RN अल्फा। अब टॉर्क हमने क्या बताया था, M R स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखेंगे, टॉर्क 1 क्या हो जाएगा हमारा R1 FT1, तो M1 R1 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क 2 क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क N क्या हो जाएगा, MN RN स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी पूरे पार्टिकल की वजह से कितना टॉर्क आया, अब सारे पार्टिकल की वजह से जो टॉर्क आया उसको जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का टॉर्क आ जाएगा। अब जोड़ेंगे क्यों,
सवाल ही उठता है। तो जब इसका डायरेक्शन निकालोगे, टॉर्क इसको जो क्या होता है, आर क्रॉस अल्फा, ये होता है कि नहीं? तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक अच्छा सुंदर सा मैं बता देता हूं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। ओके, जैसे देखो, जैसे ये हमारा क्या है, बॉडी है, रिजिड बॉडी है ना। सपोज करो कि ये ऐसे से घूम रहा है। जैसे मान लो ये हमारा m1 पार्टिकल है, r1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ft1 क्या होगा हमारा, ऐसे, ठीक है। यहां देखो, ये मान लो हमारा क्या है, m2 मास है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ना ये चीज, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, ये हमारा जैसे अगर हमारा ये मास m1 है, इसको मैंने बना रहा हूं ये वाला चीज, डायरेक्शन इसका किधर है, ऊपर है, ft1। ये हमारा r1 वेक्टर है, तो इसको आगे एक्सटेंड करो तो हमारा क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f हो जाएगा, यानी r1 क्रॉस ft1 करेंगे तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, r का डायरेक्शन ये होगा, और क्या करेंगे, इस चारों फिंगर को f के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये देखो मास हमारा यहां पे है m2, इसका वेलोसिटी क्या है, इधर v2 है, ये हमारा r2 इधर हो जाएगा। फिर इसको देखो यहां पे कैसे करेंगे, ये r को क्या करेंगे, इस इधर घुमाएंगे, दिख रहा है कैसे, देखो ध्यान से देखो, r2 यानी इस r2 को क्या करेंगे, f2 सॉरी f है, इस r2 को इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इस चारों फिंगर को ये टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये थंब का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, यानी दोनों केस में इधर दिखा रहा है, इधर भी मास m1 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, यानी जो ft1 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, और m2 की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया कि ओके, तो हमने क्या लिखा, द नेट टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड टॉर्क n, ये हो जाएगा, है ना। अब चूंकि हमने निकाला था कि टॉर्क 1 इक्वल क्या निकाला था हमने, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 क्या निकालता, m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा, ये हमने निकाला था। अब अल्फा क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। और ये टोटल टर्म क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एनामोलॉजी का यूज करेंगे। फोर्स इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल का एनालॉजी क्या होता है, टॉर्क मास का आई, एक्सेलरेशन का अल्फा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क हमारा किसी भी रिजिड बॉडी का अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलिए ना, ठीक है। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड टॉर्क क्या है, टॉर्क ऑन द बॉडी, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन लीनियर एंड एंगुलर मोशन, ठीक है ना, या रोटेशनल मोशन। ओके, तो हमें पता है कि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स होता है, ठीक है ना, ठीक है।
तो एफ नेट क्या है, नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, टी क्या है, टाइम है। ओके, उसी तरह इसका ये तो लीनियर में था, अगर हम चाहते हैं कि रोटेशनल में लिखें तो उसका एनालॉजी क्या होता है, एफ का जगह पे हम टॉर्क आ जाएगा और मोमेंटम की जगह पे लीनियर मोमेंटम आ जाएगा और dt जगह dt ही रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट इक्वल टू dl वेक्टर बाई dt, ये लिख सकते हैं आराम से ना। तो ये सब आप एनालॉजी जो है ये आप लीनियर को रोटेशनल से कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि याद करने की, क्योंकि आप उससे लीनियर से कंपैरिजन करके आप रोटेशनल में चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए P इक्वल टू एम बी होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर में क्या हो जाएगा, L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, तो रोटेशनल में क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर लीनियर में, और रोटेशनल में क्या हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो आसान है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहने क्या मतलब है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी चींटी है ना, कोई भी चींटी है, जैसे देखो यहाँ पे एक समझ लो कि एक हमारा डिस्क है ना, ये डिस्क है ना। अब क्या है, ये घूम रहा है। अब कोई भी चींटी जो है यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें कि जब चींटी यहां से यहां आएगा तो अगर ये डिस्क घूम रहा है तो इस डिस्क का जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। इस डिस्क का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब वही चींटी जब यहां से यहां आएगा, ऐसे आएगा, तो हमारा जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब हमें पता है कि आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब इसके अंदर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो टॉर्क जब नहीं लगता है तो हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर यहाँ ओमेगा 1 है, ये ओमेगा I1 है, यहाँ ओमेगा 2 है, ये I2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये कब होता है, जब हमारा टॉर्क इस रिजिड बॉडी के अंदर 0 होता है, तो तब उस केस में क्या होता है, हमारा टॉर्क 0 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कब, जब हमारा टॉर्क 0 हो। तो उसी को हम लोग प्रूव करेंगे, उसी को हम लोग साबित करेंगे। ओके, तो क्या लिखा हुआ देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी या रिजिड बॉडी इज कंजर्व इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क के अब्सेंस में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है ना। अब क्या प्रूव करेंगे हम लोग, टू प्रूव एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम बोल लीजिए या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल दीजिए, दोनों क्या होगा, सेम होता है, ठीक है ना। तो सिस्टम का क्या है, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहां आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम। ये अच्छे से आपको पता है, अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि एल वेक्टर चूंकि आर क्रॉस पी वेक्टर है, तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों टर्म्स को
हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीएल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? अच्छा समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए, अब हम ये क्या करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल का यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमें पता है कि डीएल वेक्टर बाई dt इक्वल टू क्या करेंगे, आर वेक्टर को कांस्टेंट रखें क्रॉस dp बाई dt हो जाएगा। ये समझ में आया? प्लस अब क्या करेंगे हम, इसको कांस्टेंट रखेंगे, p को r को डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्लस क्या होगा, डीआर वेक्टर बाई dt क्रॉस p वेक्टर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद बताइए कि रेट ऑफ dr बाई dt क्या हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा। यानी ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ वेलोसिटी हमने लिख लिया, और dp बाई dt फोर्स होता है f वेक्टर, तो हमने फोर्स लिख दिया। और p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अब इसी तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, dl बाई dt वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस dp बाई dt क्या है हमारा, f है, तो r क्रॉस f वेक्टर हो जाएगा, प्लस v वेक्टर क्रॉस, यहां देखिए ये हमारा v वेक्टर है, अब p के जगह क्या होगा, mv वेक्टर हो जाएगा। अब इसको ऐसे और आगे लिख सकते हैं कि r क्रॉस f वेक्टर प्लस m बाहर निकाल लीजिए, तो क्या होगा, v क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है v क्रॉस v वेक्टर, जिसे हमें पता है कि i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है। उसी तरह अगर a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, 0 होगा। क्योंकि देखो बात यह है कि 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि a वेक्टर जो है अगर सेम को सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन तो सेम है, तो एंगल 0 होगा। तो क्या होता है, हमें ए साइन थीटा, और थीटा क्या है, 0 है, तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा v क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, v क्रॉस b 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, dl बाई dt इक्वल टू r क्रॉस f मिल जाएगा। अब ये r क्रॉस f क्या है, टॉर्क है। अगर मैं टॉर्क को 0 कर दूं, अगर मैं टॉर्क को 0 कर दूं तो क्या होगा, dl बाई dt, टॉर्क मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, dl बाई dt इक्वल टू 0 और dl वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी L फाइनल वेक्टर माइनस L इनिशियल वेक्टर होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Li वेक्टर इक्वल टू LF वेक्टर हो जाएगा। और Li ये क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड के फॉर्म में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू IF ओमेगा F, ठीक है ना। ये समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, है ना। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो हटा सकते हैं, इसके बाद ये वाला कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, जिसको हम Li इक्वल टू LF जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 R1 B1 इक्वल टू M2 R2 V2, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखा गया होगा, देखिए ऐसे लिखा होगा, I1 क्या हो जाएगा, जैसे M1 R1 का स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, V1 बाई R1 इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, M2 R2 का स्क्वायर, V2 बाई R2। अब यहां से R1 खत्म हो जाएगा, यहां से R2 सांपला, ओके। तो क्या बचेगा, M1 R1 B1 जो यहां पे लिखा हुआ है, M2 R2 V2 जो यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है चीजें, है ना। तो एक डांसर होती है,
आपने देखा होगा कि वो क्या होता है कि जब वो हाथ फैलाती है, जैसे जैसे हाथ फैलाती है, ऐसे करके हाथ फैलाती है तो उसका स्पीड कम होता है, लेकिन जैसे हाथ को नीचे करती है ऐसे करके तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब वो हाथ फैलाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाता है, तो हमें क्या होना पड़ेगा? एंगुलर स्पीड कम होना पड़ेगा। और जैसे ही हाथ को ऐसे करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमारा घट जाएगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझ में आ रहा है चीजें? ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यानी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब ये हमारा व्हील है तो ये ऐसे चलेगा। देख रहे हो कैसे चल रहा है? ऐसे घूम नहीं रहा है, ये चक्का घूम नहीं रहा है, बस ऐसे चल रहा है, स्किड कर रहा है ऐसे। इसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक आता है हमारा प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन क्या? ये हमारा एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, यानी हमने एक्सिस लगा दिया और ये ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। अब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे? अब ये जो हमारा व्हील है, ये जो दिख रहा है, ये ऐसे घूमेगा, तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, ठीक है ना? ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा? हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे देखिए, पार्टिकल ए है, चाहे पार्टिकल डी है, पार्टिकल सी है, पार्टिकल बी है, चाहे हमारा जो सेंटर है, सेंटर पे जो पार्टिकल है, सबका जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम बात करें किसकी? रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में क्या होगा? यहां पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ? इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एवरी पार्टिकल मूव्स विद सेम लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, जो मैंने बताया। अब इसमें देखिए प्योर रोटेशनल मोशन में क्या लिखा हुआ है? इन प्योर रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑन द ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बट द सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट। कहने का मतलब यह है कि जो लीनियर वेलोसिटी होगा हर एक पार्टिकल का, जैसे पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी एंड पार्टिकल डी, सबका लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। यहां डिफरेंट क्यों कह रहा है? आर तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसलिए लीनियर वेलोसिटी अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, इस पार्टिकल की बात करूं कि इसका आर क्या है? इस आर से क्या है? कम है, तो इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड और इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा कम है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना? तो इसमें रोटेशनल मोशन ये कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा डायरेक्शन की वजह से। और डायरेक्शन की वजह से और ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो स्पीड भी डिफरेंट होगा यहां पे, ओके ना? लेकिन हमारा जो सेंटर होगा वो क्या होगा? रेस्ट होगा, यानी सेंटर जो है वो हमारा रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा आर क्या होगा? सेंटर पे आर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा कोई भी वहां पे लीनियर वेलोसिटी देखने को, सॉरी, कोई भी वहां पे हमारा लीनियर वेलोसिटी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एंगुलर स्पीड मिलेगा, ठीक है ना? ओके, तो समझ में आ गया अच्छे से? ओके, अब हम क्या करेंगे? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में अभी रोलिंग मोशन रहने देते हैं, अभी क्या है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी? ये दोनों को कंबाइन करूंगा। क्या करूंगा? दोनों को कंबाइन करूंगा। जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, अगर हम पॉइंट ए की बात करें, ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां वाला पार्टिकल जो है, ये ए पॉइंट का देखो पार्टिकल यहां वाला, ये इस तरफ जाएगा। तो जो दोनों कंबाइन करेंगे कैसा मिलेगा? देखो ध्यान से, ये v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा होता है ना? तो ये जो लीनियर वेलोसिटी आया, ये किसके वजह से आया? रोटेशन के कारण आया। तो यहां जो आर ओमेगा होगा वो किस तरफ होगा? देखो, आर ओमेगा हमारा इस तरफ होगा, तो जब नेट लेंगे तो क्या होगा? v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। v हमारा किधर है? इस तरफ है, आर ओमेगा इधर है, तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हमारा v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा।
अगर हम टॉप पॉइंट की देखें, सी पॉइंट की बात करें, हमारा जो वेलोसिटी v है वो इस तरफ ही है, और हमारा जो रोटेशन की वजह से भी जो हमारा लीनियर वेलोसिटी जो आया वो इस तरफ ही है, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर हम पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी में क्या होगा, हमारा लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है और हमारा रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी जो आएगा वो इस तरफ है, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा हमारा। तो इसका रिजल्टेंट हमारा लीनियर वेलोसिटी क्या होगा पॉइंट डी पे, वो होगा ऐसे v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ओके ना। अब पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है ट्रांसलेशन की वजह से वो इस तरफ है ना, और रोटेशन की वजह से इस तरफ है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसका भी रिजल्टेंट जो लीनियर वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। समझ में आ रहा अच्छे से, ओके क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा हुआ ये देखते हैं, तो देखो, इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एक्सेप्ट सेंटर ऑफ ईच पार्टिकल हैज टू लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में सेंटर छोड़कर सारे पॉइंट पे दो लीनियर वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से और एक रोटेशनल की वजह से आएगा, ठीक है ना। इफ द नेट वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट ए, यानी कौन सा पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, यहां वाला कह रहा है, जो यहां पे ऐसे घूम रहा था, तो यहां पे आर ओमेगा, यहां पे वी था, ऐसे घूम ऐसे जा रहा था और ऐसे वेलोसिटी वी था हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द नेट वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट ए इज जीरो देन द बॉडी इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि प्योर रोलिंग तब होगा जब हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। यानी हमारा जो नेट वेलोसिटी, अगर नेट वेलोसिटी एट अगर हमारा नेट वेलोसिटी पॉइंट ए पे जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे हम, वो हमारा कैसा मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। तो हमारा ये दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, या रोलिंग मोशन भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अब हम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा रोलिंग मोशन में। अब देखिए, रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से आ रहा है, एक रोटेशनल की वजह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिजिड बॉडी का मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए इसका डेरिवेशन आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कोई रिजिड बॉडी है, ये हो सकता है सिलेंडर हो, या हो सकता है स्फीयर हो, या हो सकता है डिस्क हो, या रिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या है, ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। अब जब रोलिंग मोशन करेगा तो रोलिंग मोशन होगा, एक ट्रांसलेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा, एक रोटेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहां क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, ओके। तो ये क्या हमारा, दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं 1/2 mv²। अगर ये डिस्क जो है, ये जो भी है, रिंग है, डिस्क जो भी है, अगर इसका वेलोसिटी v है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसका मास m है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 I ओमेगा हो जाएगा। आपको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा टोटल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 I ओमेगा² हो जाएगा। ये हम लोग डेराइव कर चुके हैं। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा²। अब आपने पढ़ा था कि I को रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, I = mk², ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 mv² प्लस 1/2 mk², I के जगह पे mk² लिख दिया। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r होता है। तो क्या लिखेंगे, v²/r² हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, ओके।
इतना समझ में आया अच्छे से? ओके ओके। तो अब इसको हमने क्या किया, आगे इसको कैसे लिखेंगे यहां के बाद, यहां देखिए 1/2 mv² प्लस क्या करेंगे यहां पे देखो 1/2 mv² k² अब हमने क्या 1/2 mv² कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा 1 प्लस k² r²। तो यहां पे वही आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी व्हेन द रिजिड बॉडी इज इन रोलिंग मोशन। तो क्या होगा 1/2 mv² इंटू 1 प्लस k² r²। व्हाट इज k? k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रिंग होगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा r लिख देंगे, अगर डिस्क होगा तो k का वैल्यू r/√2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है चीजें? ओके। अगर हम होल स्फीयर लिखेंगे तो क्या होगा √2/3 हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर हमारा सॉलिड स्फीयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/5 r हो जाएगा। ये सब चीजें कल मैंने बताया था ना कि ये हमारा k किसका होता है, दिस इज फॉर रिंग एंड दिस इज फॉर डिस्क एंड दिस इज फॉर होलो स्फीयर एंड दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन है। ओके। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? आसान है ना? ओके। देखिए अगर कोई भी बॉडी रोल करता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमें यह बताना है कि यहां पे डाउनवर्ड पॉइंट पे उस रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा और हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है? ओके। तो क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे कंसीडर अ राउंड ऑब्जेक्ट, ये डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है और सिलेंडर भी हो सकता है। रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। विदाउट स्लिपिंग मतलब ये एकदम ऐसे चलेगा, ऐसे पूरा चलेगा, इन्हें ऐसे स्लिप हो गया, ये स्लिप नहीं होगा, ये ऐसे चल रहा है फिर ऐसे स्लिप हो गया, नहीं, एकदम ऐसे चलेगा, एकदम स्मूथली ऐसे चलेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है? अब क्या करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल, यानी हम क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अब ये बताइए, ये जो हमारा रिजिड बॉडी है, इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी आने वाला नहीं है। अब चूंकि मैंने क्या किया, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट। जब इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है ना? अब जब यहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो बस उसी को यूज करना है। देखो ध्यान से। ओके, यहां पे ओके। अब क्या करेंगे हम, ये क्या हम इनिशियल काइनेटिक, यहां क्या करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा क्योंकि यहां पे किसी भी तरह का रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है। इसको हम क्या मानेंगे कि हमारा कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तब जाके हम ऐसा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो ये क्या हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि ये देखो, ये जो अगर ये इस रिजिड बॉडी का मास अगर स्मॉल m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने हाइट पे है, h हाइट पे, तो इसको जगह पे क्या लिखते हैं, mgh लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 होगा, क्योंकि जो स्पीड या वेलोसिटी है ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल जो स्पीड अगर 0 है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी 0 हो जाएगा। यू फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही हमारा क्या है, नीचे वाला पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा h क्या है, 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, अब चूंकि रोल कर रहा है तो इसके पास हमारा लीनियर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा और जो रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा,
1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि हमने कंबाइन करके ऐसा लिखा था पिछले जो अभी पढ़ा हमने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 mv² 1 प्लस k²/r² इक्वल टू mgh। तो यहाँ m से m मर जाएगा, तो v का वैल्यू जो आएगा √2gh डिवाइड बाई 1 प्लस k²/r²। तो k जो होगा सॉलिड सिलेंडर का अलग होगा, हॉलो स्फीयर का अलग होगा, रिंग का अलग होगा और हमारा डिस्क का अलग होगा, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ h क्या है, h इज द हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, जो हाइट इंक्लाइन प्लेन का जो हाइट है वो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और r क्या है, रेडियस है, एंड k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए, अब इसका जो वेलोसिटी हो रहा है ये लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा, नहीं नहीं नहीं, ये बॉडी फ्रीली नहीं है, फ्री फॉल नहीं हो रहा है इसका, इस रिजिड बॉडी का फ्री फॉल नहीं हो रहा है, ये कांटेक्ट में है। तो जब फ्री फॉल होता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन g के बराबर है, लेकिन यहां पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2s होता है। अब v² क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u² क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके। अब ये हमने निकाल चुका है v का वैल्यू 2gh इंटू 1 प्लस k²/r², u क्या है हमारा 0 है, प्लस अब देखो s क्या होगा, हमें a निकालना है, s निकालना है। s कैसे निकालेंगे, s ऐसे निकालेंगे, देखो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर h और हाइपोटेनस क्या है s। तो हम s का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू h बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए s के जगह पे h बाई साइन थीटा लिख दिया। अब जब मैं क्या करूंगा, 2 से 2 खत्म हो गया, h से h खत्म हो जाएगा, तो हमारा a का जो वैल्यू आएगा g साइन थीटा अपन 1 प्लस k²/r² हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन भी आएगा। डिस्क के लिए अलग एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, रिंग के लिए अलग एक्सेलरेशन आएगा, और हमारा सॉलिड स्फीयर का अलग आएगा, हॉलो स्फीयर का अलग आएगा, ठीक है। तो कभी कभी एक सवाल पूछता है कि रिंग पहले जल्दी पहुंचेगा या हमारा डिस्क पहले पहुंचेगा, कौन ऐसा पहले पूछेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा k का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो k से हम लोग उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ओके, अब उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये रोटेशनल डायनेमिक्स का मैंने पूरा सिलेबस मुकम्मल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है ना। तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया होगा, है ना। तो अगर जो छूट गया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, ओके। और इसका भी न्यूमेरिकल बहुत जल्द आने वाला है, इस टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQ में आया हुआ है, इससे रिलेटेड मैं इसका भी एक लेक्चर्स लूंगा, ठीक है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका मेरा लेक्चर कैसा लगा, और इसी के साथ हमारा रोटेशनल डायनामिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, सैंपला हो जाता है, ओके। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।